पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे कैंसिल होती है और आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि ज़मीन रजिस्ट्री पर नए कानून 2024 में जिस प्रकार से यानी कि बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है, तो उसी प्रकार से अगर सभी राज्यों में इसी प्रकार की प्रक्रिया हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपको रजिस्ट्री कराने में किसी प्रकार की परेशानी या धोखेबाजी नहीं होगी। क्या होता था कि पहले जब रजिस्ट्री कराते थे तो रजिस्ट्री कराने के बाद क्या होता था 30 से 90 दिनों के बाद 35 से 90 दिनों के बाद यानी कि रजिस्ट्री की आपने दाखिल खारिज नहीं कराते थे। लेकिन अब बिहार के अंदर इसी प्रकार का एक नया कानून आया है जिससे आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और पहले जानेंगे कि आखिर ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है उसका नियम क्या होता है। अगर आप लोग जल्दी में हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप कर दें क्योंकि ये समझने वाली वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो तभी आपकी समझ में आएगा। और अगर आप भी आया राम गया राम हैं तो प्लीज़ आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आपको बेहतर है अपना समय ख़राब ना करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं जब तक नहीं छोड़ता हूं जब तक मेरे व्यूअर के समझ में सब कुछ नहीं आ जाता है। और फिर भी मैं बताता हूं कि अगर आप का कोई इसी प्रकार का सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़मीन की रजिस्ट्री आखिर होती क्या है, तो चलिए जानकारी विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ज़मीन की रजिस्ट्री का नियम क्या होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इस बाबत जानकारी नहीं होती है। ज़मीन की रजिस्ट्री के कुछ नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य राज्यों में समान तरीके के ही नियम होते हैं रजिस्ट्री के। जी हाँ, कहीं पर ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत चेंज होता है, अन्यथा भारत के सभी राज्यों में रजिस्ट्री का नियम सेम ही होता है। नंबर 1, रजिस्ट्री कराने के समय यानी जिस व्यक्ति के ज़मीन खरीद रहे हैं आप, उस व्यक्ति के द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में यानी आईडी और नाम और सत्यता की जांच करें। इसके बाद पता चलेगा कि यह व्यक्ति फर्जी तो नहीं है। सबसे पहला स्टेप आपको यही लेना चाहिए अगर आप किसी प्रकार की ज़मीन रजिस्ट्री करा रहे हैं। और फिर मैं बताऊंगा कि बिहार के अंदर इसी प्रकार का एक कानून लाया गया है कल ही, यानी अपडेट कानून है, कल ही इसी प्रकार का ज़मीन की रजिस्ट्री पर कानून लाया गया है। उसे भी मैं इस वीडियो के अंदर यानी उसे विस्तार से बताऊंगा। नंबर 2, आपको चेक क्या करना होता है कि नए नियम के अनुसार ज़मीन ऑनलाइन रजिस्ट्री यानी तहसील में होती है और ज़मीन बेचने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों की उंगलियों के निशान रजिस्ट्री ऑफिस में लगाए जाते हैं, यानी कि ये 10 की 10 उंगली वहाँ पर लगाई जाती हैं और दोनों पक्षों के व्यक्तियों के फ़ोटो ऑनलाइन तहसील के अंदर अपलोड होने के बाद यानी ज़मीन की रजिस्ट्री का काम शुरू हो जाता है। और वहीं ज़मीन रजिस्ट्री के नए नियम के अनुसार पावर ऑफ अटर्नी के साथ यानी आवासीय प्रमाण पत्र का लगाना आवश्यक होता है और इसके बिना ज़मीन रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है। प्रॉपर्टी या फिर प्लाट या खेत या कृषि भूमि बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा यानी जो जमा किए गए दस्तावेज उसमें पूरा नाम और पिता का नाम, उम्र कितनी है और यदि वो व्यक्ति मेंशन नहीं होता है यानी कि उसके ऐसे कागज़ उसमें मेंशन बिल्कुल होने चाहिए। रजिस्ट्री के समय यानी किस बात का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि वीडियो के अंदर अगर आज ही आप सीख लेंगे तो कल मार नहीं खाएंगे। ज़मीन बेचने वाले व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करें। अगर आप किसी व्यक्ति की ज़मीन ले रहे हैं, जैसे कि व्यक्ति उसी ज़मीन का दोबारा तो नहीं बेच रहा है, यानी कि मान लीजिए कि वो व्यक्ति एक ही है दोबारा उस भूमि को बेच रहा है, कोई फर्जी यानी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है आपके साथ। और आप इस बात की भी जानकारी करेंगे कि ज़मीन से संबंधित दस्तावेज बिल्कुल आप सही चेक करेंगे। यदि उस प्रॉपर्टी का मालिक
यानी कि मालिकाना हक यदि उसके पास नहीं है तो पावर ऑफ अटर्नी के दस्तावेज चेक बिल्कुल ज़रूर करें आप। और उस व्यक्ति का नाम है या अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटर्नी है, इसे भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि कृषि हेतु ज़मीन खरीद रहे हैं आप तो राज्य के यानी ऑफिशियल पोर्टल पर आप जिला, तहसील और गांव सर्च और खसरा नंबर यानी कि सर्वे नंबर, ज़मीन की जमाबंदी, खसरा खतौनी चेक बिल्कुल अवश्य करनी चाहिए आप लोगों को, तभी आप बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे। और बेची जाने वाली ज़मीन यदि पहले कृषि भूमि के लिए लेकिन अब उस पर प्लाट बन रहा है तो सरकार की तरफ से यानी कि जो रेजिडेंशियल यानी कि प्रूफ है या नहीं है, इसकी भी जानकारी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। इसके अलावा सरकार के द्वारा उस स्थान पर रहने की अनुमति है भी या नहीं है, इस प्रकार की जांच अगर आप करेंगे तो आप जब भी किसी प्रकार की कोई भूमि खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल भी धोखे में नहीं पड़ना है और आप बिल्कुल ऐसे फ्रॉड व्यक्ति से बच जाएंगे। अब मैं यहाँ शुरू में आपको बताता चलूँ कि ज़मीन रजिस्ट्री के जो आवेदन होता है, दस्तावेज जो होते हैं, पहचान पत्र के आधार पर या फिर ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होना है, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक द्वारा जारी किए एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ज़मीन के पेपर होने चाहिए, ज़मीन का दस्तावेज, जमाबंदी, खतौनी, नकल और नक्शा होना बहुत ज़रूरी है। जब अगर आप उस भूमि को ले रहे हैं, पावर अटर्नी अगर करा रखी तो पावर अटर्नी का एक ऐसा लेटर भी होना चाहिए। और प्रॉपर्टी टैक्स इस्तेमाल, प्रॉपर्टी टैक्स लगा है यदि नहीं लगा है, इससे जुड़े सभी दस्तावेजों को आप बिल्कुल चेक करें अगर आप इस प्रकार की ज़मीन ले रहे हैं। तो आइए मैं अब आपको बताता हूं कि बिहार के अंदर इस प्रकार की जो रजिस्ट्री होती है और उस रजिस्ट्री पर सालों साल दाखिल खारिज नहीं होता है, तो इस प्रकार बिहार सरकार ने भी ऐसी रजिस्ट्रियों के ऊपर यानी कि आप रजिस्ट्री करा लेते थे लेकिन वहाँ पर लेखपाल आपसे ज़्यादा पैसे मांगता था और पैसे मांगने के एवज में आप उस रजिस्ट्री को घर ही रख लेते थे। लेकिन अब बिहार के अंदर कल ही एक नया कानून पास हुआ है। अगर बिहार राज्य के अंदर आप रहते हैं तो अवश्य जान लें इस प्रकार का जो नियम होता है वो वहाँ पर लागू है और सेम ये सभी जगह पर नियम लागू है। मैंने पहले ही बता दिया है कि दाखिल खारिज, रजिस्ट्री कैंसिल, इस प्रकार का जो नियम होता है वो सभी राज्यों में आखिरकार समान ही होता है। ज़मीन की रजिस्ट्री के कितने समय के बाद दाखिल खारिज होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ज़मीन की आपने रजिस्ट्री कराई तो कैसे उसका दाखिल खारिज कितने समय के बाद होता है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया ज़मीन की रजिस्ट्री के 35 से 45 दिन के भीतर करवा लेनी बिल्कुल चाहिए। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। अगर यानी कि इस समय सीमा के अंदर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो संभव आपकी जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेची है, जिस व्यक्ति ने, वह इसे किसी और को बेच देगा और इसके बाद आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपने इस प्रकार की किसी ज़मीन की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है तो तुरंत आप 40 से 35 दिनों के बीच में उस रजिस्ट्री का दाखिल खारिज जरूर करवा लें। दाखिल खारिज का आखिरी नियम क्या होता है? दाखिल खारिज का नियम है कि क्रेता के द्वारा किसी भी ज़मीन को खरीद की जाती है तो उस ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, फिर उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना बिल्कुल अनिवार्य होता है, जिसके अंतर्गत पुराने मालिक का नाम हटवाकर नए मालिक का नाम रजिस्ट्री में दर्ज करवाया जाता है और 90 दिनों के अंदर वो नाम दर्ज हो जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान यानी इस नियम के अंदर होता है दाखिल खारिज के अंदर। बिहार में रजिस्ट्री का नया नियम क्या है मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने पहले बताया इस प्रकार से सभी राज्यों के अंदर रजिस्ट्री का यही नियम होता है। लेकिन कल बिहार के अंदर इस प्रकार का एक यानी कानून पास किया गया है। नए नियमों के अनुसार बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए अब ज़मीन का जमाबंदी होना अनिवार्य है।
पहले और राज्यों में इस बात को नहीं ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब खैर सभी राज्य इस मामले की ओर चल पड़े हैं, यानी कि वहाँ पर जमाबंदी का होना अनिवार्य है। और इसका मतलब है कि ज़मीन का जो मालिक कौन है यह रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। और आपको बता दूं कि जमाबंदी कराने के लिए ज़मीन के मालिक को कई दस्तावेज जमा करवाने होते हैं। यह प्रक्रिया कई लोगों के लिए यानी जटिल और सामान्य लेने वाली होती है। अब बिहार में दाखिल खारिज यानी कि खारिज कैसे होती थी, और धांधली और घूसखोरी, यानी कि जो बिहार प्रदेश है उसके अंदर दाखिल खारिज को लेकर बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी होती है। और इसीलिए बिहार सरकार ने नया कानून लाकर फर्स्ट कम फर्स्ट आउट यानी कि इस फर्स्ट कम और फर्स्ट आउट कानून को लाकर नया नियम लागू किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार में कभी यानी कि जो बिहार के जो सभी अंचल कार्यालय और कर्मचारी के द्वारा दाखिल खारिज के नाम पर पैसा वसूला जाता है, और इस प्रकार का पैसा हर एक राज्य में भी वसूला जाता है। लेकिन हर एक राज्य इस प्रकार से बेईमान कर्मचारी के द्वारा दाखिल खारिज के नाम पर पैसा वसूला जाता है, और यदि आप कर्मचारी को पैसा नहीं देते हैं तो कर्मचारी के द्वारा बिना किसी सूचना या ठोस कारण के ही बिहार ज़मीन दाखिल खारिज के रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी आप चले जाइए इसी प्रकार के बेईमान घूसखोर आपको मिलेंगे। जैसे कि वारदातों के समाप्त होने के लिए यानी कि जो राजस्व विभाग के द्वारा न्यू रूल जारी किया गया है, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे रहा हूँ। और इससे आपको मेरी इस वीडियो में मैंने पहले ही कहा था कि आप पूरे बने रहिए और आपको पता चल जाएगा कि दाखिल खारिज रजिस्ट्री आखिर किस प्रकार से होती है। और नया कानून बिहार के अंदर जब लाया गया तो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट या का नियम लागू हुआ। बिहार राज्य विभाग के द्वारा बिहार ज़मीन के दाखिल खारिज को लेकर नया कानून लागू करते हुए यानी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट पॉलिसी का लॉन्च किया गया है, और जिसके तहत पहले आवेदन करने वाले ग्राहक के दाखिल खारिज की जांच यानी कि पहले से ही की जाएगी, और इसके बाद किसी दूसरे आवेदन की जांच की जाएगी। तय सीमा के भीतर करना होगा दाखिल खारिज, यानी कि दाखिल खारिज का आवेदन को पूरा निपटाना होगा। अगर दाखिल खारिज के पूरे आवेदन को नहीं निपटाया गया समय सीमा के साथ, बिहार के अंदर जो नई फर्स्ट कम फर्स्ट आउट जो नया कानून लागू हुआ है, अगर वहाँ पर अधिकारी उसे समय रहते हुए नहीं निपटाता है तो यहाँ पर आपको बता दूं कि बिहार राजस्व विभाग में नए नियम के अनुसार यानी कि अचल जो कर्मचारियों को तय समय सीमा पर दाखिल खारिज करने का निपटारा करना होगा। यदि कर्मचारी तय समय सीमा पर दाखिल खारिज का निपटारा नहीं करता है तो सीधी कठोर कार्रवाई उस कर्मचारी के खिलाफ होगी। ज़मीन की रजिस्ट्री लेते समय यानी शपथ पत्र कैसे दिया जाता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप भी बिहार या अन्य राज्यों में हैं तो राज्य में 3 रजिस्ट्री करवाई जाती हैं, यानी कि ज़मीन की जो रजिस्ट्री है वो करवाई जाती है, और इस बिंदु पर शपथ पत्र देना होता है। ये बिहार के अंदर जिस प्रकार से फर्स्ट कम फर्स्ट आउट नियम लागू हुआ है उसके अंदर भी आपको इस प्रकार के शपथ देने होंगे। अगर ये शपथ आप नहीं देते हैं तो दाखिल खारिज बेशक बहुत लेट हो जाएगा। नंबर 1, क्या जमाबंदी विक्रेता के नाम से थी? इस प्रकार का आपको अगर रजिस्ट्री ले रहे हैं, दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, बिहार में हैं, अन्य प्रदेश में हैं, तो आपको क्या करना होगा? जमाबंदी विक्रेता के नाम से है तो आपको इस प्रकार का एफिडेविट भी देना होगा। जमाबंदी यानी सर्जन का कौन सा साक्ष्य संकलन है और जमाबंदी के संयुक्त रूप से यानी कायम है या नहीं है। यदि जमाबंदी संयुक्त है तो यानी अपनी जो हिस्से की भूमि विक्रय कर रहा है, इस प्रकार का प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। पता चला कि उसने अपने परिवार की भूमि को बेच दिया, अपनी भूमि को बचा लिया, और वो खसरा नंबर 1 था और उसके अंदर कई डिवाइडेशन थे।
क्या संपत्ति के विवरण में कोई त्रुटि है, इस बात का भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। क्या जमाबंदी के विक्रेता दानकर्ता या नाम से कायम है, तो इस प्रकार का भी आपको एफिडेविट देना होगा। और क्या शहरी संपत्ति में होल्डिंग कायम है, यदि जमाबंदी में कोई भी त्रुटि होती है तो विवरण उल्लेख जरूर करना होता है उस एफिडेविट के अंदर। क्या संपत्ति शहरी क्षेत्र या अस्थित फ्लैट यानी अपार्टमेंट में, इस प्रकार का भी आपको बिहार के अंदर या कहीं पर भी आपको एक दस्तावेज देना है। यदि होल्डिंग के लिए है यानी तो साक्षी का संकलन बंद। क्या भूमि के टॉप लैंड से संबंधी है, यदि हाँ तो टॉप टेम्पो लैंड यानी कि भूमि की जमाबंदी का साक्ष्य से संकलन करना होगा। और टेम्पो लैंड की भूमि की जमाबंदी का साक्ष्य भी आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत ही कठोर कानून बना दिया गया है रजिस्ट्री के दाखिल खारिज को लेकर। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका भी रजिस्ट्री से संबंधित इसी प्रकार का कोई सवाल है तो बिल्कुल आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।